हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम BHIC 109 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। देखिए, BHIC 109 जो कि है भारत का इतिहास 5, टाइम पीरियड है 1550 से 1605 ईस्वी के बीच में। देखिए, आज का क्वेश्चन है कि मुगल जागीर व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखिए। मुगल काल में जो था तो जागीर व्यवस्था किस तरह की थी, उन पे एक टिप्पणी लिखना है। देखिए, आइए इसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछ लिया जाएगा। 10 नंबर में पूछने का मतलब है कि कम से कम 250 शब्दों में से लिखना होगा। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत में जो राजस्व आवंटन प्रदान किया जाता था उसे इक्ता और इसके प्राप्तकर्ता को इक्तेदार कहा जाता था। देखिए, दिल्ली सल्तनत यानी मुगल काल में जो है जो इक्ता मतलब कि जो राजस्व आवंटन, जो राजस्व लिया जाता था उसे इक्ता और जो इसके प्राप्तकर्ता थे इसे इक्तेदार कहा जाता था। कृषकों से अधिशेष वसूलने और कुलीनों के बीच इसे वितरित करने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई थी। मुगल सम्राटों ने भी यह व्यवस्था अपनाई। नगद वेतन के स्थान पर इसमें भू राजस्व आवंटन प्रदान किए जाते थे। आमतौर पर आवंटित क्षेत्र को जागीर और इसके प्राप्तकर्ता को जागीरदार कहा जाता था। कभी कभी इक्ता या इक्तेदार और त्योल या त्योलदार जैसी पदावलियों का भी उपयोग किया जाता था। जागीर व्यवस्था में भूमि का आवंटन नहीं होता था, बल्कि भूमि क्षेत्र से प्राप्त आय या राजस्व जमींदारों को दिया जाता था। इस व्यवस्था में समयानुसार कई परिवर्तन आए, किंतु इसके आधारभूत ढांचे का विकास अकबर के शासनकाल में ही हुआ। तो आइए अकबर के शासनकाल में क्या क्या हुआ था उसको जानते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, जागीर व्यवस्था का संगठन किस तरह का था उसे जानते हैं। देखिए, मुगल शासक अकबर के शासनकाल में सभी क्षेत्रों को जागीर और खालसा में विभाजित कर दिया गया। खालसा का राजस्व राजकीय कोष को जाता था, जबकि जागीरदारों को उनके पद के अनुसार नगद वेतन के बदले जागीर प्रदान की जाती थी। कुछ मनसबदारों को नगद वेतन मिलता था और उन्हें नगदी के रूप में जाना जाता था। कुछ को जागीर और नगद दोनों रूपों में भुगतान किया जाता था। राज्य का अधिकांश क्षेत्र मनसबदारों को उनके पद के अनुसार आवंटित किया जाता था। विभिन्न क्षेत्रों से अनुमानित राजस्व को जमा या जमादामी कहते थे, क्योंकि इसका आकलन दाम के रूप में होता था। देखिए, जागीरों का प्रबंधन किस टाइप का था वो जानते हैं। देखिए, राजकीय नियमों के अनुसार जागीर को केवल प्राधिकृत राजस्व यानी कि माल वाजिब कहा जाता था कि वसूली करने का ही अधिकार था। वह अपने अमील यानी कि अमल गुजार फातेदार का मतलब होता था। फातेदार क्या काम करता था? यह कोषाध्यक्ष का काम करता था। जैसे पदाधिकारियों जैसे कारकुनों की नियुक्ति करता था जो उसके लिए काम करते थे। राजकीय पदाधिकारियों जमींदारों पर नज़र रखा करते थे। सूबा के दीवान से यह आशा की जाती थी कि वह जमींदारों के शोषण से किसानों की रक्षा करे। अकबर के शासनकाल के 20वें वर्ष से प्रत्येक प्रांत में अमीन नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह इस पर नज़र रखे कि जागीरदार नियमों के अनुरूप राजस्व वसूल करे। संकट की स्थिति में फौजदार अक्सर राजस्व वसूली में जागीरदारों की मदद करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि औरंगजेब के शासनकाल में बड़े जागीरदारों को फौजदारी अधिकार भी प्राप्त थे। तो देख लिए ये क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो भी आपके एग्जाम में 10 नंबर का काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन है, हुमायूं को
किन आरंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसने इन पर किस प्रकार सफलता पाई। तो जब हुमायूं अपनी गद्दी पे बैठा था तो बैठने के साथ ही उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उससे किस तरह से उन्हें इस पर सफलता मिली। तो आइए इसको जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछ लेगा और 10 नंबर में पूछने का मतलब है कम से कम 250 शब्दों में से आप लिखना होगा। तो आइए इसको जानते हैं। देखिए, हुमायूं के लिए सबसे बड़ी समस्या अव्यवस्थित प्रशासन के रूप में छोड़ गया था। देखिए, इसलिए अव्यवस्थित साम्राज्य उसके सामने बड़ी समस्या रही। साम्राज्य को व्यवस्थित करना उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। बादशाह बाबर को एक विजेता के रूप में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जा सकता है, न कि एक प्रशासक के रूप में। देखिए, हुआ क्या था कि बाबर जब मुगल वंश की नींव रखी तो उनका काफ़ी उनका क्षेत्र बड़ा था। तो बाबर की मृत्यु तो 4 साल के बाद हो गया था, भारत में आने के बाद 4 या 5 साल के बाद हो गया था। तो हुमायूं के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनका जो क्षेत्र था वो अव्यवस्थित था, उसको व्यवस्थित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। ठीक है, देखिए आगे। बाबर को ज्येष्ठ पुत्र संपन्नता के वातावरण में पैदा हुआ था। उसकी पहली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बख्श के सूबेदार के रूप में थी। तो वो पहले जो हुमायूं जो थे वो बख्श के सूबेदार हुआ करते थे। जब वह 12 वर्ष की उम्र का था, अपने पिता की मृत्यु के समय खाली खजाने के साथ उसके सम्मुख कई चुनौतियां थी। जब बाबर की मृत्यु हो गया था तो मुगल का जो खजाना था वो खाली हो चुका था। तो उनके सामने सबसे बड़ी उनके सामने प्रमुख ये चुनौतियां थी। किसके सामने? हुमायूं के सामने। ठीक है, इनमें से कई चुनौतियों का सामना करने में वह सफल नहीं रहा था, सिवाय अपनी मृत्यु के समय से पहले दिल्ली की गद्दी को वापस पाने के। उसके पुत्र अकबर, हुमायूं का पुत्र जो है अकबर की उपलब्धियां तथा उसके द्वारा प्राप्त वैभवता ने उसके पिता की सत्ता को विस्तारित किया। तो हुमायूं का जो क्षेत्र था, हुमायूं का जो प्रशासन का क्षेत्र था उसको विस्तृत किया उनके बेटे अकबर ने। देखिए, राजनीतिक के क्षेत्र में गुटबंदी ने एक अस्थायी साम्राज्य की स्थापना के लिए चुनौती पेश की। बादशाह हुमायूं ने अपने भाइयों द्वारा पेश आई चुनौतियों के कारण अपने साम्राज्य को खो दिया था। अकबर को भी राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा तथा सेना में तुरानियों और ईरानियों को संतुष्ट करना पड़ा। विभिन्न गुटों द्वारा पाला बदलने का खतरा बना रहता था। हुमायूं के बचपन का प्रशिक्षण भी परंपरागत सिद्धांतों के अंतर्गत हुआ था, ताकि एक हिस्से पर नियंत्रण रखने की कला सीखकर अंततः वह संपूर्ण राज क्षेत्र को शासित कर सके। सूबा-ए-गुजरा की यह व्यवस्था अकबर के शासनकाल में तिरोहित कर दी गई तथा फिर इसके बाद इसके भी कभी व्यवहार में नहीं देखा गया। राज्यारोहण की इस नीति में परिवर्तन के पीछे कोई कारण नहीं बताया गया। इसके बाद ही शहजादों की सूबेदारी को लगातार परिवर्तित किया जाता था, किंतु ये सभी बदलाव भी संप्रभुता के लिए होने वाले संघर्षों में कोई खास बदलाव नहीं ला सके, जिन्होंने मुगल दरबार के लिए खतरा प्रस्तुत करना जारी रखा। बख्श का उथल-पुथल भरा इलाका, जो तिमुरिद राजकुमारों को परंपरागत इलाका था, विद्रोहियों के लिए शरण स्थल बन गया। तो देख लिए दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कम टाइम में 10 मिनट में आपको 2 प्रश्न 10-10 नंबर का बता दिए। तो एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार देखिए, तो आपको होगा क्या, एक तरह से वर्ड मिल जाएगा। एग्जाम में आएगा तब उसको बना के भी लिख सकते हैं। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।